प्रेमशिला होम्योपैथिक स्वास्थ्य केंद्र के एकेडमिक सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सबसे पॉपुलर टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जो बच्चों में बहुत ही कॉमन है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इनुरेसिस। इनुरेसिस मतलब रिपीटेड इनएबिलिटी टू कंट्रोल यूरिनेशन, यानी कि ऐसा बच्चा जो अपने यूरिन पे कंट्रोल करने की क्षमता नहीं रखता है, यानी इसे हम लोग कह सकते हैं इनवॉलेंटरी यूरिनेशन, जिसे हम लोग यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इसके टाइप की बात करें तो देख रहे हैं आप, नंबर 1 इसकी नॉक्टर्नल इनुरेसिस। नॉक्टर्नल इनुरेसिस बहुत ही कॉमन है, जिसे हम लोग बेड वेटिंग के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जो रात में बच्चा कपड़े गीले कर देता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि बेड वेटिंग किसे कहते हैं, यानी कि विच इज वेटिंग that occurs in the night, यानी कि जो बच्चा बिस्तर जो है रात में गीला कर देता है। दूसरा टाइप क्या होगा, डायर्नल इनुरेसिस। डायर्नल इनुरेसिस ऐसा बच्चा जो वेटिंग क्लॉथ इन दी डे टाइम में भी, यानी कि अवेकनिंग अवस्था में भी अपने कपड़े गीला कर देता है। और तीसरी टाइप होती है जिसे हम लोग कहते हैं मिक्स्ड इनुरेसिस। मिक्स्ड इनुरेसिस होगा, यानी कि बच्चा रात में भी बेड वेटिंग कर देता है, यानी कि नाइट में भी और डे में भी, दोनों समय बच्चा क्या कर देता है, अपने बिस्तर को गीला कर देता है। अब हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन जो है, बच्चे के ट्रेनिंग के बेस पे हम लोग इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 प्राइमरी इनुरेसिस। तो जो प्राइमरी इनुरेसिस होता है, यानी कि ऐसा बच्चा जो बेड वेटिंग कर रहा है वो ट्रेंड हो, उसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी इनुरेसिस। सेकेंडरी इनुरेसिस, ऐसा बच्चा जो यूरिन कंट्रोल में नॉट ट्रेंड। अगर हम लोग इटियोलॉजी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम नॉक्टर्नल इनुरेसिस के इटियोलॉजी की बात करते हैं। तो नॉक्टर्नल इनुरेसिस की इटियोलॉजी क्या होगी, नंबर 1 ऐसा बच्चा जो वेटिंग कर रहा हो, क्लॉथ वेटिंग कर रहा हो या बेड वेटिंग कर रहा हो, एज उसकी लगभग कितनी हो, 5 वर्ष का हो, तो उसे हम लोग बेड वेटिंग के केस में लेते हैं। दूसरा, अगर हम कॉज की बात कर रहे हैं इटियोलॉजिक, नंबर 1 स्ट्रेस, नंबर 2 नाइट टेरर, नंबर 3 ओवर एक्टिव ब्लैडर। ये जो ओवर एक्टिव ब्लैडर होता है जनरली गर्ल्स में बहुत कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन होता है। यूटीआई, नंबर 4 यूटीआई, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। नंबर 5 एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, नंबर 6 स्ट्रक्चर प्रॉब्लम। कुछ बच्चों में स्ट्रक्चर प्रॉब्लम की वजह से भी ऐसी दिक्कतें आती हैं। नंबर 7 क्रोमोसोमल डिस्टर्बेंस, जिसमें 13 क्रोमोसोम जो होता है, 13 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है, उसकी वजह से ऐसा हो जाता है। अगर हम डाययूरिनल की बात करें, इनुरेसिस के कॉजेशन की बात करें, तो डाययूरिनल में क्या होगा, जनरली ओवर सेंसिटिव ब्लैडर होता है, ओवर सेंसिटिव ब्लैडर।
और मोस्ट कॉमन किस में होता है? गर्ल्स में, जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं। मोस्ट कॉमन किस में होता है? ये गर्ल्स के केस में होता है। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें, डायग्नोसिस जब हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले बच्चा कितने एज का होता है, इसके एज को देखते हैं। एज कितना होना चाहिए? आफ्टर 5 ईयर, यानी 5 वर्ष के बच्चों में हम ऐसा देखते हैं, तो ऐसी डायग्नोसिस करते हैं। अगर बच्चा नॉकटर्नल यूरेसिस की अगर हम लोग कर रहे हैं, नॉकटर्नल में 4 ईयर से 5 ईयर के बाद होना चाहिए, जबकि अगर 4 to 5 ईयर आफ्टर हम लोग डायग्नोस करते हैं। लेकिन अगर डायर्नल की बात करें तो डायर्नल हम लोग लगभग बियॉन्ड 6 ईयर की बात करते हैं, बियॉन्ड 6 ईयर की बात करते हैं। अगर हम लोग इसके सिम्टम्स की बात करते हैं कि सिम्टम कौन कौन से प्रोड्यूस हो जाते हैं इन बेड वेटिंग के केस में, तो नंबर 1 अर्ज इनकॉन्टिनेंस, यानी कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, बच्चा क्या कर सकता है? होल्ड नहीं कर पाता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, चाइल्ड कैन नॉट होल्ड, चाइल्ड कैन नॉट होल्ड। और दूसरा क्या हो सकता है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट UTI। और दूसरी वाइडिंग पोस्टपोनमेंट, वाइडिंग पोस्टपोनमेंट, यानी कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं पेशाब करने जाने से बार बार किसी चीज़ में उलझे रहते हैं, खेल वगैरह खेलते रहते हैं, जिसकी वजह से वो पोस्टपोन करते हैं यूरिनेशन, तो इससे भी दिक्कतें आती हैं, बेड वेटिंग की दिक्कतें आ जाती हैं। और चौथा है, 3 नंबर पे है गिगलिंग इनकॉन्टिनेंस, GIGG, गिगलिंग इनकॉन्टिनेंस। कभी कभी बच्चा खिलखिला के हंसने लगता है, तो उस समय भी ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं। अब हम ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं कि ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, तो ट्रीटमेंट्स में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मेडिकेशन की बात कर रहे हैं, तो मेडिकेशन की बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट में। तो मेडिकेशन में अगर हम लोग ADH इंक्रीज रहता है, यानी कि सबसे पहले हम ADH जो बढ़ा हुआ है इनके लिए हम लोग मेडिसिन देते हैं। तो जैसे एलोपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं, एलोपैथी मेडिसिन की बात करते हैं हम लोग, तो इसमें हम लोग डेस्मोप्रेसिन या फिर जो है एमिप्रामाइन या फिर जो है, तो ये दोनों मेडिसिन ज़्यादा यूज करते हैं स्लीप में। बेड वेटिंग जो हो रहा है स्लीप वेटिंग के लिए इसको हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है होम्योपैथिक मेडिसिन, इसका कोई बहुत ही अच्छा प्रयोग है, बहुत ही अच्छा है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि बुढ़ों में या बूढ़े व्यक्तियों में ओल्ड एज में जो इनरेसिस होती है, उसमें हमारा सिकल कार बहुत ही अच्छी रिस्पांस करती है। नंबर 2 सीना हम ऐसे बच्चों में देते हैं जो वार्म की वजह से बेड वेटिंग कर रहे हैं, और नंबर 3 सीपिया ऑप्शनैलिस ऐसे बच्चों में देते हैं जो फर्स्ट स्लीप में वेटिंग कर दे रहे हैं। इसके साथ क्रियोजोट भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है फर्स्ट स्लीप के लिए। फर्स्ट स्लीप में अगर वेटिंग हो रही तो बहुत अच्छी मेडिसिन है। थैंक यू।